अस्सलामुअलैकुम मेरे 10th के बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोगों के लिए जनाब सेकंड लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कल मेरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट थी। डन। अब आज से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो जनाब कल मैंने अपने बच्चों को एक एग्ज़ाम्पल दी थी एक क्रिकेटर की। वो क्रिकेटर बॉल कैच कर रहा था, वो अपने हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इस्तेमाल कर रहा था, वो अपनी आइज़ इस्तेमाल कर रहा था, अपने ईयर्स इस्तेमाल कर रहा था, पाँव की स्किन से सेंस ऑफ टच अपनी इस्तेमाल कर रहा था, और तो और वो सारी सेंसेस जा रही थी उसके कोऑर्डिनेटर्स में, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में। तो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आगे से मैसेज भिजवा रहा था किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रीदिंग सिस्टम को कि तेज़ करो। हार्ट को मैसेजेस भेज रहा था कि हार्ट की पल्पिटेशन तेज़ करो ताकि इसको सांस ज़्यादा मिले, और तो और अगर ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है तो ब्लड टाइमली पहुंच जाए किधर? अपना मसल्स तक। ठीक, पता ये लगा बेटा कि डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम्स दे ऑल वर्क टुगेदर टू अचीव वन गोल। कल हमने इस पर बात भी की थी, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में प्रिंसिपल कोई ऑर्डर करती है तो उस प्रिंसिपल का आगे से कोई कहना ही नहीं मानता, ना टीचर्स मान रहे, ना बच्चा मान रहा, ना कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस या मास्टर, उसके बाद टीचर्स, उन सब की आपस में कोऑर्डिनेशन होएगी और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी से मेरे बच्चों का रिजल्ट आएगा। तवज्जो है बेटा, कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू वर्क टुगेदर। एनी प्रॉब्लम हो? नाइस। अब मेरा बच्चा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन, जो कि उस लड़के का जाकर भागकर कैच करना, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कि जब हम वॉक करते हैं तो वॉक में भी पूरी बॉडी इस्तेमाल होती है। एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं मेरा बेटा। कितने? 5 कंपोनेंट्स हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं। कितने मेरा बच्चा? 5। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 2, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। टॉपिक है जी कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में 5 कंपोनेंट्स हैं। कितने मेरा बच्चा? 5 कंपोनेंट्स। मैंने एक बंदे को कहा, ओए सीधे, और यूं करके देखा, कहता जी जनाब मैंने बुलाया जे। ओ गॉड, मेरी आवाज़ देना उसके इन्वायरमेंट में एक चेंज थी। मेरी आवाज़ देने ओए सीधे, तो ये मैंने उसके इन्वायरमेंट में एक चेंज उसको महसूस हुई कि वो इन्वायरमेंट खामोश इन्वायरमेंट में बैठा हुआ था। तो मैंने उसको कहा ओए सीधे, तो वो जैसे मैंने उसको आवाज़ दी, उसके इन्वायरमेंट में चेंज थी, वो चेंज उसने एक्सेप्ट की बेटा। किससे? अपने कानों से। वो कान के अंदर साउंड वेव्स को उसने डिटेक्ट किया और उसको पता लग गया कि उसको किसी ने आवाज़ दी है। वो एकदम यूं करके मुड़ा, कहना जी जनाब। यस, इसी तरह अगर आप कहीं पर बैठे हैं और सामने कुछ अजीब सी चीज़ हो रही, तो आप यूं करके देखेंगे, अपनी आंखों से उसको देखेंगे, तो आप कहेंगे कि ये क्या? तो फिर चेंज इन एनवायरनमेंट हुई, आपकी आंखें उस चीज़ की तरफ चली गई, वो आप अपनी बॉडी के अंदर। दूसरे लफ्ज़ों में बेटा, स्टिमुलस कहता है कोई भी ऐसा फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर्टन रिस्पॉन्स बेटा उजागर कर दे कोई भी ऐसी चीज़। फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास लगी हुई है, तो अगर मैं जा रहा हूँ तो एकदम मैंने पानी की बोतल देखी है, तो पानी की बोतल देखकर वो पानी की बोतल मुझे अपनी तरफ गामजन कर लेगी। वो मैं चल कर पानी पीने चला जाऊँगा तो पानी मेरे लिए स्टिम्युलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा बेटा? स्टिमुलस। तो जब बैट्समैन ने शॉट मारी तो वो जो फील्डर खड़ा हुआ था, वो क्रिकेटर, वो उसके लिए वो शॉट लगनी और वो बॉल हवा में जाना, उसके लिए क्या था बेटा? स्टिमुलस था, क्योंकि उसने, उस बॉल ने
उस क्रिकेटर के अंदर सर्टन रिस्पॉन्स को जन्म दिया कि वो एकदम भाग पड़ा, वो लपक पड़ा बेटा बॉल की तरफ लपक पड़ा। तो जब मुझे प्यास लगेगी तो मेरा जो फैक्टर है, जो मेरा जो स्टिमुलस होगा वो पानी होगा। भूख लगेगी तो मेरा स्टिमुलस खाना होगा। तो खाना मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा सर्टन रिस्पॉन्स वो जन्म दे देता है ना जी। खाना के बगैर मैं रह नहीं सकता। इसी तरह एक अच्छे स्टूडेंट के लिए उसकी किताबें स्टिमुलस होती हैं, क्योंकि वो किताबों को देखकर उसको पढ़ाई करना याद आ जाती है। क्या याद आई थी मेरा बच्चा? पढ़ाई करना। तो व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस की डेफिनेशन है फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है पुत्र रद्द अमल। रिस्पॉन्स का मतलब रद्द अमल। फॉर एग्जाम्पल, अगर पापा आपको कहते हैं कि बेटा इधर आओ मुझे पानी पिलाओ, आप आगे से सुनते ही नहीं हैं, तो पापा को फिर यकीन कर लेना चाहिए कि जब मैं बोलता हूँ तो ये आगे से रद्द अमल शो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, ये मुझे स्टिमुलस समझता ही नहीं है। मेरा होना ना होना, मेरा बोलना इसके माहौल में कोई चेंज नहीं लाता। बदबख्त है वो बच्चा बेटा जिसका माँ बाप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अब हम अपने बच्चों के लिए स्टिमुलस नहीं रहे। अब हमारा कुछ कहना, कुछ उनको डांटना, कोई नसीहत करना उनके लिए वो इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। क्या हो गया बेटा? इर्रिस्पॉन्सिबल। तो माँ बाप के साथ ऐसा कभी ना करना बेटा। जब माँ बाप आपको कोई हुक्म दें, कुछ कहें, फ़ौरन से पहले रिस्पॉन्स देना और उनको सारी ज़िंदगी ये एहसास दिलाना कि अम्मी अब्बू आप हमेशा मेरे लिए स्टिमुलस रहे हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बुलाना, आपका आवाज़ देना, आपकी नसीहत करना मेरे लिए स्टिमुलस है। बाबा आपकी बातें मेरे लिए वो फैक्टर्स हैं दैट ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्स इन मी। तवज्जो है भाई? तो आइए ज़रा आप बायोलॉजी में चलिए, ये खैर थोड़ी सी फ़िलासफ़ी होगी, आगे चलते हैं। पुत्र जी अब बच्चे क्या करते हैं, तो स्टिमुलस की डेफिनेशन लिखने के लिए सिर्फ इतना लिख देते हैं कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट बस लिखकर वो समझते हैं कि हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग घर आकर बताते हो कि जी हमारा बड़ा ही अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन बाद में जब बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं तो अब्बू को कह देते हो कि जी हैवी फीस जमा करवाएं, मैंने बोर्ड का पेपर दोबारा चेक करवाना है। वो जब पेपर आप चेक करवाते हो वो एग्जामिनर ने कांटे लगाए होते हैं, क्यों आपने इनकम्प्लीट आंसर्स लिखे होते हैं बेटा, इनकम्प्लीट। तो सुनो, अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन स्टिमुलस, तो मेरे बच्चों ने कहना है कि दीज स्टिमुलस या स्टिम्युलाई, स्टिम्युलाई इसका प्लूरल है, स्टिमुलाई आर द फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2 आपने लिखना है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट वेदर इट इज एक्सटर्नल, कि मैंने आवाज़ दी हो शीदिया, तो ये उस शीदे का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था कि मैंने उसको बाहर से आवाज़ दी। लेकिन अगर शीदा एकदम कहे आए मेरे पेट च बड़ी ज़बरदस्त दर्द है, मेरे पेट च बड़ी दर्द है, तो बेटा अंदरूनी दर्दें वगैरह ये हमारे इंटरनल स्टिमुलाई हैं। गॉट इट? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स, जो हमारे अंदर रद्द अमल प्रोवोक कर दे। प्रोवोक मतलब उजागर कर दे। तो मेरे बच्चों ऐसी चेंज इन आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट विच कैन प्रोवोक एनी चेंज, सॉरी विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स, जो हमारे अंदर उसके मुखालिफ रिस्पॉन्स, उसके मुखालिफ का रद्द अमल उजागर कर दे, रद्द अमल उजागर कर दे, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जनाब लिख लें, बुक पर मार्क कर लें। मैं फिर कहता हूँ, जो बच्चे अपनी किताबों पर निशान नहीं लगाते उनके पेपरों में निशान लगे हुए होते हैं। या किताब पर निशान लगा लें या अपने पर्चों पर निशान लगवा लें, मर्जी आपकी। लो मेरा बच्चा, तो स्टिमुलस की डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट्स तो मस्ट लिखने हैं। नंबर 1, फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, any change in environment external or internal which can provoke a response in living organisms, which can provoke a response in living organisms। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो आइए बायो की रूह से देखें।
बायो की रूह से वो अब्बू की आवाज़ वगैरह, खैर आवाज़ है भी, साउंड वेव्स हैं। चलिए जी, फैक्टर्स हैं हीट। कल जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने कहीं पंखा ऑफ किया हुआ था, मैंने कहा था यार वो शोर आएगा तो रहने दो, तो मैं पसीनों पसीन हो गया था। अब वो हीट मेरे लेक्चर के दौरान मुझे रद्द अमल शो करने पर मजबूर कर रही थी कि मैं किस हिसाब में फंस गया हूँ। मैं बंद करके तो जनाब मैं पंखा चलाऊँ, एसी में बैठूँ? तो जी हाँ, हीट पुत्र टेम्परेचर आपके अंदर रिस्पॉन्स उजागर करा सकती है। आप कह सकते हो भाई बड़ी गर्मी है, भाई बड़ी सर्दी है, गर्म इलाके में चलो। सॉरी, अगर आप बर्फ़ देखने गए हुए हो मरी वगैरह, तो नारायण कागान में जब सर्दी लगेगी तो वो आपके अंदर एक रद्द अमल उजागर करेगी कि यार मैं जाऊँ यहाँ से, मैं होटल में जाकर के हीटर के आगे बैठूँ या कोई आग चला लूँ। तो जी हाँ, हीट, इसके अलावा कोल्ड, सर्दी, इसके अलावा प्रेशर। अगर कोई मेरा बाजू पकड़ कर यूँ दबाए, उस पर प्रेशर लगाए, मैं कहूँगा ओ भाई की कर रहे हैं, छड़ मेरी वीणी ना मरोड़। वाह, बड़ा प्यारा गाना है भाई, छड़ मेरी वीणी ना मरोड़। तो उस गाने में वो हीरोइन को प्रेशर फील हो रहा है, वो कह रही छड़ दे मेरी वीणी ना मरोड़ पाई। तो पता लगा उस बंदे का, हीरो का, उसकी वीणी को पकड़ कर यूँ करके मोड़ना उसके लिए स्टिमुलस बन गया। क्या बन गया मेरा बच्चा? स्टिमुलस। और तो और साउंड वेव्स की एग्जांपल मैंने शुरू यहाँ से किया था जब मैंने शीदे को आवाज़ दी थी। इसके अलावा मेरा बेटा, अब आजकल वो क्लासों में अक्सर जब रोज़ों के अंदर पढ़ाते थे तो बच्चे सहरी में कोई धमाका खेज़ मवाद खा लेते हैं, वो फिर क्लासों में गैसें मारते हैं बेटा। हुई वो गैस किसी बच्चे ने छोड़नी, पूरी क्लास ने नाक पर हाथ रख लेना, आए उस बच्चा ढूंढते फिर सारे। आप लोगों के साथ भी इस तरह हुआ होगा। तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, अब वो उसने गैस मारी, वो गैस प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स था, हर एक में रद्द अमल आ गया, हर एक का रद्द अमल हो गया कि जनाब वो रिस्पॉन्स उजागर हो गया। कौन है उन्होंने बंदा लब्बो तो मारो उन्होंने। तवज्जो है बच्चों? तो नाक जो है वो प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स को वो सेंस करेगी, गॉट इट? और तो और मेरा बच्चा, अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो तो अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, सर अफजल आज आप पढ़ा नहीं रहे, मैडम मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस उठ रहा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं रेस्ट करूं, कुछ दवाई ले लूं, क्योंकि वो इंटरनल स्टिमुलस कह रहा है कि मैं कुछ रिस्पॉन्स शो करूं, अपना इलाज करवाऊं। तो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, तो बेटा ये सारी एग्जाम्पल्स मेरे बच्चों ने डेफिनेशन में ये नीचे देनी है। तो डेफिनेशन का पहला पार्ट, डेफिनेशन का दूसरा पार्ट और डेफिनेशन का तीसरा पार्ट के वो फैक्टर्स के नेम लिखने हैं कि स्टिमुलाई आर इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स या माइक्रोबियल इन्फेक्शन, या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इजी मेरा बच्चा? अब वो क्या है वो गाना, ज़रा ज़रा टच मी, वो जो टच है वो कह रहे हैं कि भाई कोई स्टिमुलस तो दो, कुछ स्टिमुलस तो दिखाओ। खैर ये मजाक की बात थी, आगे चलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स हैं बेटा। स्नेल को आप टच करो तो क्या होगा? वो स्नेल एकदम टच करने पर टच उसके लिए स्टिमुलस होगा, वो प्रेशर फील करके स्नेल एकदम अपने खोल में चली जाएगी, अपने शेल में चली जाएगी। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि सूरजमुखी दैट इज सनफ्लावर प्लांट, उसका नाम क्या है? सूरजमुखी। जो अपना मुख सूरज की जानिब रखे, जो अपना मुख सूरज की जानिब रखे वो सूरजमुखी है। अब अगर सूरज यहाँ से निकला है, वो अपना मुख यहाँ रखे, सूरज जैसे जैसे चलता जाए वो अपना मुख वहाँ मोड़ता जाए, हाय मैं सूरजमुखी बन गया रे बाबा। तो जनाब सूरज की तरफ अपना मुंह रखता है तो वो लाइट, वो सन उसके लिए क्या है? स्टिमुलस है। तो सनफ्लावर प्लांट्स का जो फ्लावर है वो मूव करता है टुवर्ड्स द सन। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को स्टिमुलस सारा समझ आ गया होगा। तो पहला पॉइंट, फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा पॉइंट, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट, those factors are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemicals or microbial infection.
एंड चौथा पॉइंट, एग्जाम्पल्स, दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ स्नेल और द सनफ्लावर प्लांट्स फ्लावर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, द सन। ओके, और इसी के साथ ही 5 कंपोनेंट्स में से पहला कंपोनेंट खत्म हुआ, दैट इज स्टिमुलस। सो स्टिमुलस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट। इजी। एक औरत जिसका कान काम नहीं था करता, वो उसको हम लोग ऊंचा ऊंचा बोल कर तो उसको कोई चीज़ बताते होते थे। एक दिन बेटा उसने वो आला लगा लिया, वो जिससे कुव्वत समाअत बढ़ती है। अब जब उसको आवाज़ दी तो उसने फ़ौरन पहचान लिया कि जी भाई आपने मुझे बुलाया। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या तुम तो बोली थी, तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं था देता। कहने लगी पाइनो मैं आला लो आ लिया ना। शुक्र करो अल्लाह की ज़ात का मेरा बच्चा, अगर तुम लोगों को कान, नाक, आँखें, ये सारी चीज़ें, मैं किन के नाम ले रहा हूँ, मैं उन ऑर्गन्स के नाम ले रहा हूँ जो स्टिमुलस को महसूस करते हैं। शुक्र करो अल्लाह के, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे रिसेप्टर्स को सेहतमंद बनाया है। मेरा बच्चा रिसेप्टर्स आप समझ गए होंगे, ये सेकंड कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। तो स्टिमुलस थी जनाब बॉल, और कैप्टन की आवाज़ कम ऑन कैच इट। दूसरी तरफ आए रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में क्या था कि उस क्रिकेटर के ऑर्गन से, जिस तरह आईज, ईयर्स, अच्छा पुत्र ये टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं मेरा बच्चा? टिश्यूज़। जिस तरह आपकी स्किन का टिश्यू है या कोई नर्वस टिश्यू है, और तो और पुत्र ये सेल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं मेरा बच्चा? सेल्स। तो रिसेप्टर सेल्स भी हो सकते हैं, रिसेप्टर्स ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, रिसेप्टर्स टिश्यूज़ भी हो सकते हैं पुत्र, रिसेप्टर सेल्स भी हो सकते हैं। याद रखना, इन ख़ास ऑर्गन्स, इन ख़ास टिश्यूज़, इन ख़ास सेल्स का काम स्टिमुलाई की डिटेक्शन है। डिटेक्शन, पहचान लेना, शनाख्त कर लेना, डिटेक्ट कर लेना, उसको पकड़ लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी वॉक थ्रू गेट में से जा रहा हूँ तो मेरे जेब में मोबाइल था, उन्होंने क्या रखा हुआ था जी मोबाइल साइड पे रखें फिर अंदर से गुजरें, और मेरा मोबाइल अंदर ही रहा। तो वो टूं टूं करके आवाज़ आई, वो मेटल डिटेक्टर ने पकड़ लिया कि मेरी जेब में कोई मेटल था। वो तलाशी में मैं पकड़ा गया कि जी मेरी जेब में मोबाइल था, जबकि लोगों की जेबों से वो जनाब वो वेपन्स निकलते हैं। तो जिस तरह वो मेटल डिटेक्टर मशीन वो पता कर लेती है कि जेब में कोई मेटल है या नहीं है, इसी तरह हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स, हमारे रिसेप्टर टिश्यूज़, हमारे रिसेप्टर सेल्स, ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेते हैं मेरा बच्चा। किसको डिटेक्ट कर लेते हैं? स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेते हैं। डन। याद रखें, ये ऑर्गन्स, ये टिश्यूज़, ये सेल्स नॉर्मल नहीं बेटा, ये स्पेशल हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं, स्पेशल टिश्यूज़ हैं, स्पेशल सेल्स हैं। अल्लाह ने इन्हें स्पेसिफिकली बिल्ड किया है, इन्हें ख़ास तरीके से बनाया अल्लाह पाक ने। ये आईज़, ईयर्स, ये टंग, ये नोज़, ये स्किन, अल्लाह ने बड़े स्पेशल तरीके से इन्हें बनाया है। दे आर स्पेसिफिकली बिल्ट मेरा बच्चा। तो आइए 3 एग्जाम्पल्स हैं आपकी किताब में। स्टिमुलस, 3 साउंड वेव्स, लाइट, केमिकल्स, और रिसेप्टर्स, ईयर्स, आइज़, नोज़। ईयर्स, आइज़ एंड नोज़। इजी। अब ज़रा मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लूँ ताकि मेरे बच्चों को लास्ट वाली चीज़ दिखाई दे। लो मेरा बच्चा, स्टिमुलस हो गया। ओए सीधे के रिसेप्टर ऑर्गन ने भी पकड़ लिया कि सर ने मैंने आवाज़ दी है, सर ने मैंने आवाज़ दी, मैंने बुलाया है। अब क्या हुआ कि रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर ली आवाज़ को, दैट इज साउंड वेव्स को। उसके किसने पकड़ लिया? ईयर्स ने। ईयर्स ने क्या किया कि इन साउंड वेव्स के स्टिमुलस को ले गया मेरा बच्चा सीधा दिमाग में, सीधे के दिमाग में वो आवाज़ गई। क्रिकेटर के दिमाग में कैप्टन की आवाज़ गई। क्रिकेटर खुद भी शॉट लगते हुए देख रहा था। अब वो आँखें, कान, नाक, स्किन, ये सब पकड़कर कहाँ लेकर जाएंगे बेटा? दिमाग में, कोऑर्डिनेटर में। किसमें मेरा बच्चा? कोऑर्डिनेटर में। क्या है कोऑर्डिनेटर? तो सुनो डेफिनेशन। ऑर्गन्स विच
ऑर्गन्स विच, पुत्र 2 पॉइंट्स हैं, अगर आपने नहीं लिखे दोनों पॉइंट्स तो एग्जामिनर नंबर आपके काट लेगा, फिर ना कहना खबर ना हुई। बच्चे सिर्फ पहला पॉइंट लिख देते हैं, वो कहते हैं ऑर्गन्स विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स। वो कहते हैं बस इधर हमारी जो है वो ख़त्म हो गई जिम्मेदारी। ना पुत्र, ऑर्गन्स विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, सीधे के कान से आने वाली आवाज़ को रिसीव किया दिमाग ने, और फिर दिमाग ने कहा कि मैनू भाइन अफजल भाइन ने मैनू बुलाया है, तो दिमाग ने सोचा कि मैं उठ के गल करा नाल कि भाइन तुसीं मैनू बुलाया, खैर है। तो जी हाँ, सेकंड पॉइंट नहीं भूलना, कहता है कि कोऑर्डिनेटर्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और नंबर 2 सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर रिस्पांस या प्रॉपर एक्शन। पुत्र ये सेकंड पॉइंट ना लिखा तो याद रखें नंबर पूरे नहीं आएंगे आपके, आपके नंबर नहीं पूरे आने, मैं बता रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट्स लिखने बड़े ज़रूरी हैं। गॉट इट? तो व्हाट आर कोऑर्डिनेटर्स? कोऑर्डिनेटर्स आर द ऑर्गन्स विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करें और फिर मैसेजेस सेंड करें उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जिसने एक प्रॉपर रिस्पांस देना है। तो शीदा ने एकदम यूं करके जनाब वो उठा, और उठकर तो उसने बॉडी के जिन मसल्स तक वो भिग गए थे मैसेजेस, वो सारे मसल्स उठे और मेरे पास चलता हुआ आया, कहना जी भाई बुलाया जाए। मेरी बात फॉलो कर रहे हो मेरा बच्चा? तो मेरा बच्चा, कोऑर्डिनेटर ना सिर्फ सेंस ऑर्गन से आने वाले स्टिमुलस को, कोऑर्डिनेटर ना सिर्फ सेंस ऑर्गन से आने वाले स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को, यानी सेंस ऑर्गन मेरे मुंह से निकल रिसेप्टर से आने वाली स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद एक मैसेज सेंड करेगा जो उसका रद्द अमल शो करवाएगा। तो रद्द अमल सोचता बनाता कौन है? कोऑर्डिनेटर। रद्द अमल सोचता और बनाता कौन है? कोऑर्डिनेटर। और फिर वो उस मैसेज को सेंड करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जिसने प्रॉपर एक्शन देना है। ठीक बच्चों, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस हैं। कितनी मेरे बच्चों? 2 टाइप्स। पहली टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी टाइप है केमिकल कोऑर्डिनेशन। पुत्र जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन ये ना नर्व इम्पल्सिस पर काम करती, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ आयंस के। अब हम इसकी डिटेल में घुसने लगे कल से। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ आयंस नर्व इम्पल्सिस से काम करती है। इसके नर्वस कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स कौन? जिन्होंने इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से रिसीव करनी है और मैसेज सेंड करना है पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर प्रॉपर रिस्पांस, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन मेरा बच्चा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक दूसरी कोऑर्डिनेशन भी मेरे बच्चों, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कौन सी? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये बेटा स्पेशल एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के बने हुए ऑर्गन्स हैं। ये बॉडी में केमिकल्स, इनका स्टिमुलस भी केमिकल, और जो मैसेज सेंड करना है वो भी केमिकल की शक्ल में ही भेजते हैं, केमिकल की शक्ल में ही भेजते हैं। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये देखो, अब अगला जुमला ये है कि दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल्स, ये केमिकल्स ही से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। और बेटा सेंड्स मैसेजेस वाया केमिकल्स, और केमिकल्स ही के ज़रिए ये अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं। भाई जैसे ब्रेन ने ये महसूस किया, ब्रेन ने ब्लड गुजरा था, उसने महसूस किया कि एक केमिकल जो थायराइड ग्लैंड बनाता है, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड की एक एग्जांपल है। थायराइड ग्लैंड एक केमिकल बनाता है जिसको
उसका हार्मोन थायरॉक्सिन्स कहते हैं, तवज्जो है बेटा, अगर वो ब्लड में कम हुआ तो बस थायरॉक्सिन की कमी ने दिमाग को ये मैसेज दे दिया, केमिकल ने मैसेज दिया कि थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं कर रहा। खैर जनाब, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सेकंड ईयर में हम लोग जाएंगे। तो दिमाग ने बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि की कर रहे हैं, उसने एक केमिकल भेजा, दिमाग ने एक केमिकल भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने उस केमिकल को रिसीव किया और नतीजे में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बना दिया। वो हार्मोन, वो केमिकल आगे से निकला और जाकर उस केमिकल ने जाकर थायराइड ग्लैंड को कहा, ये यहाँ होता है बेटा, ये लेरिंक्स के बिल्कुल नीचे थायराइड ग्लैंड, उसको जाकर कहा कि तू चुप करके क्यों बैठे हैं, थायरॉक्सिन की मकदार घट है, दिमाग को पता लग गया, तेनू पता नहीं तू थायरॉक्सिन बनाना है, TSH उसको जाकर स्टिमुलेट कर देगा। वो जनाब TSH को रिसीव करके नतीजे में ये देखो, कहता है रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल्स एंड सेंड्स मैसेजेस, और उसने अपना थायरॉक्सिन हार्मोन बनाया जिसके आगे क्या वो असरात होंगे, उसका क्या फंक्शन है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, लेक्चर नंबर 2 मैं यहाँ रोक रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर्स पर मैं लेक्चर नंबर 2 रोक रहा हूँ। तो कल हम लोग इंशाल्लाह ताला इसका 4th और 5th कंपोनेंट्स करेंगे। ठीक है, तो वो 4th और 5th कंपोनेंट्स इंशाल्लाह ताला कल आएंगे। आज मेरे बच्चों ने 3 कंपोनेंट्स किए हैं, नंबर 1 स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर्स, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स। फिर ना कहना खबर ना हुई। अफजल अंकल आपको पहले बता रहे, मेरा बच्चा अफजल अंकल आपको पहले बता रहे, आपके अफजल अंकल, आपके प्यारे अफजल, आपके सर अफजल आपको बता रहे हैं कि ये पिछले साल भी बोर्ड में आया है, उससे पिछले साल भी ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा बेटा 5 नंबर का, कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन और 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में लिखें। क्या? 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। फिर ना कहना खबर ना हुई। अल्लाह करीम तुम लोगों को कोविड-19 से महफूज रखें, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखें मेरे बच्चों को, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को आपकी तरफ से कभी कोई दुख ना दिखाए। ठीक है मेरा बच्चा, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो। आज की एक छोटी सी मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारने को तैयार हो बेटा, उसकी बड़ी कदर करो। माँ बाप आपको जिताने के लिए अपना सब कुछ हारने को तैयार हैं। आपने सब कुछ पाकर उन्हें कहना है कि मामा पापा हमने आपको हारने नहीं दिया, आप हमें जिता रहे थे ना, हम आपको जितवा देंगे। तवज्जो है बेटा, बड़ी खिदमत करो अपने माँ की, अपने बाप की। अल्लाह आपसे खुश होगा। खुदा हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 3 में। जीते रहिए।